दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जहां डिफेंस से जुड़ी खबर में एमका के खास इंजन को लेकर खबर है, तो वहीं वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर में भारत द्वारा एससीओ समिट को स्किप करने की खबर सामने आ रही है। ये न्यूज इसलिए काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इससे पहले जब ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग रूस में हुई थी, उसमें भी भारतीय विदेश मंत्री नहीं पहुंचे थे और अब एससीओ समिट को भी हो सकता है कि भारत स्किप कर दे, जो कि चीन और रूस को एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। हमारी पहली खबर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई विजिट को लेकर है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर आज अबू धाबी पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात करेंगे। जयशंकर अपनी मुलाकात के दौरान भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते के साथ विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूएई पहुंचते ही विदेश मंत्री BAPS मंदिर गए। भारत और यूएई के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूती आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $100 बिलियन होने की उम्मीद है। भारत और यूएई क्रिटिकल मिनरल, खनिज, आभूषण, पेट्रोलियम चीजें, चीनी, अनाज, फल, सब्जियां आदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021-22 में यूएई से 21,664 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया। दोनों देशों का व्यापार 2020-21 में $43.3 बिलियन से बढ़कर 2021-22 में $72.87 बिलियन हो गया है और ये अब करीब $100 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन इसी युद्ध के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत की तरफ से कहा गया है कि युद्ध में 2 भारतीय लोगों की मौत हो गई है। भारत की तरफ से कहा गया है कि रूसी सेना की तरफ से भर्ती किए गए 2 भारतीय नागरिक हाल ही में युद्ध में मारे गए हैं। अब तक इस युद्ध में 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि रूस के साथ इस मुद्दे को काफी मजबूती से उठाया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ने रूस से मांग की है कि रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की किसी भी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए। भारत की तरफ से मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इसके साथ ही रूस में मौजूद भारत की एम्बेसी ने रूस के अधिकारियों के साथ मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने को लेकर बात की है। रूस की सेना में भारत, नेपाल, अफ्रीकी देशों और पूर्वी एशियाई देशों के नागरिक इस समय शामिल हो रहे हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर भी डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल ड्राई कावेरी इंजन की प्रोग्रेस के बाद अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये साफ किया है कि भारत के साथ कई अहम अन्य मुद्दों पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि हाई एंड हथियारों के ऊपर अब अडानी ग्रुप काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के लिए जरूरी 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर भी अडानी ग्रुप बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार के मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक तेजस मार्क 2 के इंजन पर भी बातचीत चल रही है। बता दें कि तेजस के लिए इंजन अभी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। यह इंजन F404 है और इसको लेकर कंपनी भारत सरकार के साथ तकनीक को भी ट्रांसफर करेगी। अडानी ग्रुप अमेरिका की कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है और दोनों मिलकर के भारत के तेजस के लिए इंजन को तैयार करेंगे। और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत एमका के इंजन को भी साथ में मिलकर बना सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में अडानी ग्रुप का उतरना क्या ये भारत के लिए सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि एससीओ समिट से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 3 और 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इसको लेकर पहले रिपोर्ट आई थी कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट है कि पीएम मोदी के बदले विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी के शामिल होने को लेकर जब खबरें आई थी तब सिक्योरिटी टीम कजाकिस्तान भी पहुंची थी, लेकिन पीएम मोदी अब सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सम्मेलन की बात करें तो इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कई मिडिल एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी के शामिल न होने से इसका असर पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में होने वाले सम्मेलन पर भी पड़ सकता है। पीएम मोदी ने
ने इस सम्मेलन में शामिल न होने के पीछे संसद सत्र का हवाला दिया है। कहा जा रहा है कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा, इसी कारण से पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कहा गया है कि पीएम मोदी जाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या एससीओ समिट में पीएम मोदी को जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश में जलमार्ग के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करने में काफी काम किया है। अब अपने तीसरे कार्यकाल के कुछ ही दिनों में मोदी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। केंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने दावा किया है कि ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल होगा। इस पोर्ट को बनाने में सरकार का 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इकोनॉमी के लिहाज से ये पोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। बताया जा रहा है कि इस पोर्ट के बनने के बाद 10 लाख से ज्यादा नौकरी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पोर्ट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 74 और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की एसपीवी 26% के शेयर होल्डर होंगे। सरकार ने पोर्ट के लिए नेशनल हाईवे से रोड कनेक्टिविटी और डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर से इस पोर्ट को रेल नेटवर्क लिंक देने की भी मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि 298 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी वाले इस पोर्ट पर 1,000 मीटर लंबे 9 कंटेनर टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ एक बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहा है। भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ सैन्य बलों के लिए इस समय मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को डेवलप कर रहा है। इस मिसाइल के साथ डीआरडीओ ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक को भी डेवलप कर लिया है और अपनी क्षमता को प्रूव कर दिया है। डीआरडीओ की पहले डेवलप की गई अपनी मिसाइल से ये काफी ज्यादा हल्की है। कंपोजिट और हल्के वजन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल की वजह से ये हल्की बनाई गई है। इसका वजन लगभग 23 से 25 टन बताया जा रहा है। भारत की ये मिसाइल 10 मीटर से दुश्मन के हथियार के साथ साथ 2000 किलोमीटर तक के हथियार भी नष्ट कर सकती है। इसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर्स, रिंग लेजर, जायरोस्कोप आधारित इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम अग्नि A1 की तुलना में अग्नि प्राइम में 2 इम्पोर्टेंट चीज किए गए हैं, जिनमें कैनिस्टर लॉन्च कैपेसिटी और बढ़ी हुई रेंज शामिल है और इसी का भारत ने परीक्षण किया है। चीन की DF-21D 15 टन की वजन वाली मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता 600 किलोग्राम की है। इसके अलावा भारत की अग्नि प्राइम की पेलोड क्षमता 1500 किलो की है। अग्नि प्राइम एक छोटी मिसाइल है, लेकिन DF-21D की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है और ये इसी का तोड़ मानी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर इसरो से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत की स्पेस एजेंसी के नाम खास सफलता लगी है। स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे RLV कहा जाता है, उसका तीसरी बार टेस्ट कर लिया है। इसरो ने इसे पुष्पक नाम दिया है और इसकी तीसरी बार सफल टेस्टिंग की गई है। इस टेस्टिंग के दौरान में इसरो ने लैंडिंग इंटरफेस और हाई स्पीड में विमान की लैंडिंग की स्थितियों की जांच की है। इस सफलता के साथ इसरो ने अंतरिक्ष यान तकनीक में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह के समय RLV का तीसरा और आखिरी बार टेस्ट किया। इससे पहले भी 2 बार इसका सफल टेस्ट किया जा चुका है। वहीं पर इस तकनीक की मदद से इसरो की अंतरिक्ष मिशन की लागत में काफी कमी आएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से कंगाल है। पाकिस्तान एक एक पाई के लिए दुनिया की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मदद चीन करता है और अब पाकिस्तान दबाव के बीच बड़े ऑपरेशन को चलाने वाला है। पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाने वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, कैबिनेट के सदस्य, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल एक्शन प्लान की शीर्ष कमेटी ने ऑपरेशन नज्म-ए-इस्तेकाम को मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन का टारगेट चरमपंथ और आतंकवाद को खत्म करना है। बैठक में निर्णय हुआ है कि आतंकवाद पाकिस्तान की जंग है, इसे खत्म करना देश के विकास के लिए जरूरी है। पाकिस्तान का ये मिशन केवल एक दिखावा है और ये चीन के दबाव में किया जा रहा है। दरअसल चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मंत्री लियू जियान चाओ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आतंकवाद और चरमपंथ पर फटकार लगाई गई थी। पाकिस्तान चीन जैसे देश से दुश्मनी नहीं ले सकता,
क्योंकि उसे चीन का ही एकमात्र सहारा है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस तरह के कदम उठा रहा है, क्योंकि इस समय चीन के जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वह भी खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सही में आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा पाएगा या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।